दोस्तों आज ये वीडियो होने वाली है डेनिस द मैनिस जेम्स के बारे में। एक बहुत ही तगड़े बॉडी बिल्डर, अपने टाइम के मास मॉन्स्टर एक्चुअली। और सही बताऊँ, एक वर्ड इनके लिए बहुत यूज़ होता था जिम में, मिस्टर ओलंपिया इन द जिम। जिम में इनको हर कोई कहता था तुम मिस्टर ओलंपिया हो, बॉडी उस लेवल पे होती थी। हैरानी की बात बताऊँ, डेनिस को ये चीज़ पसंद नहीं है, कहलवानी। खैर वो सब बातें आगे, लेकिन शुरू से हम लोग बात करते हैं। तो डेनिस का जन्म असल में जर्मनी में हुआ था। 66 का इनका डेट ऑफ बर्थ है। जर्मनी में कुछ टाइम रहे, लेकिन उसके बाद में बहुत ही अजीब सा इनका कुछ सफ़र शुरू हुआ। एक्चुअली ब्रेक डांसर थे, डांस वगैरह करा करते थे और मस्ती वाली ज़िंदगी जीने की इनको ज़्यादा आदत थी हमेशा से। तो ये जर्मनी से गए घूमने के लिए थाईलैंड में 2 हफ्ते के लिए। उन्होंने कहा चलो वहाँ पर मस्ती करके आते हैं, थोड़ा घूमते हैं फिरते हैं। अब थाईलैंड इनको इतना पसंद आया कि वहाँ पर 2 हफ्ते रुकने वाला इंसान सीधा 15 साल रुक के आया। इनके साथ वो हालत हुई। तो ये उस टाइप से थे कि इनको कुछ नहीं पता था कि करना क्या एग्जैक्टली। बस ये दोस्तों के साथ पार्टी करते, रोज़ ड्रिंक करते, और ऐसी 1992 तक इनकी लाइफ गई है। असल में एज इनकी काफ़ी हो चुकी थी उस टाइम तक भी, अगर देखा जाए तो। डेनिस हो गए थे 26 साल के। तो यहाँ पर दोस्तों हैरानी की बात ये आती है, बॉडी बिल्डर्स का करियर शुरू कैसे होता है। या तो किसी ने उनकी इंसल्ट की हो, बहुत पतले दुबले रहे हो कॉलेज में, और उस वजह से उन्होंने बॉडी वेट्स उठाना शुरू कर दिया। या फिर कोई उन्होंने बॉडी बिल्डर को देखा और उस वजह से उन्होंने वजन उठाना शुरू कर दिया, उसको देखा देखी। लेकिन डेनिस ने शराब के नशे में बॉडी बिल्डिंग शुरू करी। हालांकि शॉन रूडन की कहानी भी शराब से ही जुड़ी हुई थी, लेकिन कहानियां अलग अलग है दोनों बॉडी बिल्डर्स। तो डेनिस ने तो ऐसा करा कि शर्त लगा डाली। दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहे थे, कहा कि एक बॉडी बिल्डर सा कोई थोड़ा सा लगता था पहलवान सा, उन्होंने कहा कि डेनिस जेम्स ने, तुम्हारी इतनी बॉडी कितने टाइम में बनती है? तो उसने कुछ ऐसे बोल दिया होगा, इतने साल उतने साल। डेनिस ने कहा मैं 3 महीने में बना के दिखाऊंगा। अब $100 की इनकी शर्त लग गई। ठीक है, अगर डेनिस बना लेंगे तो $100 उनको मिल जाएंगे, या नहीं बना पाए तो $100 उनको उस बंदे को देने पड़ेंगे। अगले दिन से ही इन्होंने जिम जाना शुरू कर दिया, उस बंदे को कॉपी करना शुरू कर दिया। जिम भी ऐसे टूटा फूटा सा जिम, बिल्कुल जैसे रॉनी कोलमन का था ना, मेट्रोफ्लेक्स वाला। कुछ वेट्स का कहीं से कहीं तक कैलिब्रेशन ठीक ना होना, वेट्स बैलेंस में ना होना, सारी प्लेट्स लोहे की, धूल मिट्टी चढ़ी हुई, रॉड्स बार सब मुड़ी हुई, ऐसे वाले जिम में स्टार्ट किया इन्होंने। और वहाँ से 3 महीने छोड़ो, इन्होंने सिर्फ 1.5 महीने में उससे ज़्यादा तगड़ी बॉडी बना के दिखा दी। डेनिस ने कहा मैंने 2 पाउंड्स वजन, ऑलमोस्ट 1 किलो वजन रोज़ गेन करना शुरू कर दिया था उस पीरियड के दौरान। और फिर सिर्फ 1.5 महीने में उन्होंने उस बंदे से पैसे जीत भी लिए, उससे तगड़ी बॉडी बना गए। और अभी भी बता दूं, इनकी बॉडी बिल्डिंग करियर की कोई शुरुआत नहीं हुई थी। ये तो मस्त पार्टी वार्टी कर रहे थे, वही ज़ोरों शोरों से इनकी ज़िंदगी उसी तरीके से चल रही थी। तो 6-7 महीने लेकिन हो गए थे, वर्कआउट कर रहे थे, बॉडी ठीक ठाक लगने लग गई थी। एक दिन एक बंदा इनके पास आया और इनको कहा कि तुम अगला शो कब खेलने वाले हो? तो डेनिस ने कहा मैं तो रात में पार्टी करने वाला हूँ, मैं कोई शो नहीं खेलता। उसने कहा मैं नेबा के प्रेसिडेंट को जानता हूँ, और अगर तुम चाहो उस डिवीज़न में, उस फेडरेशन में कम्पीट कर सकते हो, मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ। मतलब नेबा यूनिवर्स है ना, अपने अलग अलग यूनिवर्स होते हैं ना बॉडी बिल्डिंग के भी, मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट तब से ही है। डेनिस ने कहा ठीक है, कहाँ मिलना है? वो इंसान बोला जर्मनी में मिलना है भाई। डेनिस ने कहा ठीक है, मेरा तो आना जाना लगा रहता है अपने पेरेंट्स से, जिस दिन मिलने जाऊंगा तो जर्मनी में तुम्हारे उस प्रेसिडेंट से भी मिल लूंगा मैं। डेनिस पहुंच गए कुछ महीनों बाद ही जर्मनी, और प्रेसिडेंट के साथ में हो गई मीटिंग फिक्स। प्रेसिडेंट खुद चल के आ गए, जो भी थे उस टाइम पे वो नेबा फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहे होंगे। लिटरली वो हाथ में एक कैसेट और VHS प्लेयर होता था उस टाइम पे, वो कैसेट चलाने वाला, वीडियो दिखाते थे जिसमें, वो लेकर के आए हाथ में। और उन्होंने दिखाई वीडियो क्लिप मुस्तफ़ा मोहम्मद की। उस टाइम पे मिस्टर यूनिवर्स नेबा में वो खेलते थे, चैम्पियन थे। तो उस प्रेसिडेंट ने डेनिस जेम्स से पूछा कि कुछ इसके जैसी कुछ बॉडी वॉडी बना सकते हो, कुछ इसके आसपास भी खड़े हो सकते हो तुम? डेनिस कहते ठीक है, हाँ बना लूँगा मैं। उन्होंने कहा ठीक है, कम्पीट करने आ जाना फिर तुम, 2-3 महीने बाद हमारा कंपटीशन होगा यूनिवर्स चैंपियनशिप का, एमेच्योर वाला, उसमें खेलना। डेनिस ने उस बंदे से बोला, प्रेसिडेंट का दोस्त था, कि ये तो मजाक वजाक करके चले गए ऐसा लग रहा है। उसने कहा नहीं, ये सीरियस थे, आप खेल सकते हो अगर ये कह रहे हैं तो डेनिस ने कहा ठीक है, फिर तो तैयारी शुरू। चले गए वापस, वो थाईलैंड लौट गए और अपने एक दोस्त से वहाँ पर जाके मिले जो छोटे मोटे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस खेल लिया करता था। अब डेनिस को ये समझना है कि कॉम्पिटिशन खेलते कैसे हैं, ये डाइटिंग क्या होती है। उन्होंने अपने दोस्त से जाके पूछा कि क्या खाऊं मैं डाइटिंग करने के लिए? तो उसने कहा कि पाइनएप्पल, टर्की और पास्ता, ये 3 चीज़ें तुम खाओ और तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। कितनी खानी है ये नहीं बताया, दिन में कितनी बार खानी है ये नहीं बताया, बस खाते जाओ। डेनिस ने खाना शुरू कर दिया, पूरे दिन वही, हफ्तों तक महीनों तक खाते चले गए। उसी से उनकी बॉडी मसल्स वगैरह थोड़ी बहुत बनी भी, हल्का फुल्का सा फैट लूज़ किया और चढ़ गए 93 की उस यूनिवर्स की स्टेज पे। अब डेनिस को ये भी नहीं पता कि पोजिंग कैसे करते हैं, उनको तो ये पता था ब्रेक डांस कैसे करते हैं, तो स्टेज पे चढ़ के ब्रेक डांस करने लग गए। अब लोगों को वो अच्छा लगने लग गया और उस वाले कंपटीशन में उनकी 4th प्लेसिंग आ भी गई, तो लोगों ने चीयर्स बहुत करा उनको। अब डेनिस को समझ आ गई कि भाई दम तो है मेरे अंदर, मैं कुछ अच्छा तो कर पा रहा हूँ। पहले कंपटीशन में 4th प्लेसिंग ले आया, तो इसका मतलब अगर साल भर साल मेहनत करता चला गया
तो कुछ कर सकता हूँ। और वही मेहनत के पीछे डेनिस जेम्स अब पड़ चुके थे। 94 में दोबारा लौटे, सेकंड प्लेस, फिर 95 में ट्राई किया, फर्स्ट एंड ओवरऑल। तो मतलब अब वो यहाँ पर प्रो कार्ड ले चुके थे नेबा मिस्टर यूनिवर्स में, और अब उसमें भी यूनिवर्स के हाईएस्ट कॉम्पिटिशन्स वो खेलने लग गए थे। फिर उनको ये तो समझ आने लग गया था कि भाई इसके अंदर ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं बचा मेरे पास तय करने के लिए। ज़्यादा लंबा खेलना है तो फिर वो मिस्टर ओलंपिया में ही होता है खेलना, और वो आता है IFBB की फेडरेशन में। मैगजीन्स वगैरह पढ़ रहे थे वो, हालांकि बहुत महंगी तब मैगजीन्स खरीदते थे, फ्लेक्स मैगजीन तब भी वहाँ पर $10 की आती थी, आज के भी हिसाब से करीबन 600-700 रुपये की। लेकिन उसमें उनको पढ़ के ये पता लग रहा था कि मिस्टर ओलंपिया एक चीज़ है, केविन लेवरोनी एक बॉडी बिल्डर है, और डोरी नियट्स एक बॉडी बिल्डर है, इन सबके वो फ़ैन बनते जा रहे थे। लेकिन डेनिस ने हमेशा से एक बात ये बोली कि केविन लेवरोनी की वजह से ही वो बॉडी बिल्डिंग में आए, उनको वो बहुत पहले से जानते थे, और केविन लेवरोनी बनना उनका ड्रीम था। तो वो इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, वैसे उनके शोल्डर्स उनके जैसे चाहते थे वो, तो बहुत ज़्यादा बड़े फ़ैन थे। लेकिन उनको क्या पता था आगे जाके कुछ ऐसा होने वाला था जिससे कि वो भी चौंक जाए। कुछ लोगों ने भी ऐसा ही समझना उनको शुरू कर दिया था। बताता हूँ क्या हुआ। डेनिस ने यहाँ पर फ़िलहाल एक इरादा बनाया कि अब मुझे प्रो कार्ड लेना है IFBB का, और उसके लिए मुझे या तो वर्ल्ड एमेच्योर चैंपियनशिप खेलनी पड़ेगी या फिर USA में जाकर के वहाँ पर जो होती है नेशनल्स वो खेल लेता हूँ। तो उन्होंने कहा वहीं पर ही चल लेते हैं US में ही, और सारे बेहतरीन बॉडी बिल्डर्स तो वहीं हैं। लाइफ की सबसे बड़ी जर्नी डेनिस जेम्स की अब यहाँ से स्टार्ट होनी थी। तो डेनिस US के अंदर आ गए और उनको कुछ नहीं पता क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है। बस उनको एक पता उनको मालूम था, वो था गोल्ड्स जिम वेनिस। वो भी पूछ के गए कि कहाँ पे पड़ता है ये जिम। जैसे ही वहाँ पर पहुँचे उन्होंने देखा एक बहुत ज़्यादा विशाल बॉडी बिल्डर जो थे पॉल डिलेट। ये करीबन 97 की बात है। पॉल डिलेट बहुत ही फ्रीकी थे, और डेनिस का तो कॉन्फिडेंस ऐसे ज़मीन पे छोड़ो, ज़मीन से नीचे पाताल में चला गया। वो बिल्कुल हिल गए देख करके, ये क्या है भाई यहाँ पर। सब फ्लेक्स व्हीलर, क्रिस कॉर्मियर, जितने भी बड़े बॉडी बिल्डर सब वहाँ ट्रेन कर रहे थे। अब उनका तो कुछ समझ ही ना है कि क्या करूँ, किसके बीच में किससे क्या पूछूँ। वहाँ पर मेंबरशिप फ़ीस ली, वो भी 1 हफ्ते की, चलो टेम्प्रेरी। अब धीरे धीरे करके वहाँ पर कोई अप्रोच कर नहीं रहा था उनको, ना उनको पता कि करना है क्या। अब निकल गए कुछ हफ्ते, डेनिस ने वहीं पर ही ट्रेन करते रहे। एक दिन एक बंदा उनके पास चल के आया, कह रहे बड़े दिनों से आपको देख रहे हैं, कर क्या रहे हो यहाँ पर, क्या करने आए हो। डेनिस ने कहा मैं कॉम्पिटिशन्स खेलने आया हूँ IFBB के अंदर। उसने कहा पहले कहाँ खेलते थे। डेनिस बोले नेबा में। उसने कहा नेबा का नाम यहाँ पर मत लेना, आप आज के बाद उसको भूल जाओ, US के अंदर चलती है सिर्फ IFBB। डेनिस ने कहा ठीक है, मेरे को भी IFBB में ही खेलना है, लेकिन अब मेरे को IFBB का प्रो कार्ड लेना है, वो कैसे होता है। वो बोला प्रो कार्ड मिलता है NPC में। डेनिस कंफ्यूज, उन्होंने कहा ये NPC क्या है। उन्होंने कहा पहले NPC में प्रो कार्ड मिलेगा, फिर आप IFBB के अंदर ऑफिशियली एंटर करते हो। तो ये सब चीज़ें नहीं पता होती थी पहले बॉडी बिल्डर्स को, इंटरनेट था नहीं। नॉलेज लेने के लिए मैगजीन्स में जितनी समझ लिया उतनी नॉलेज मिल गई, बाकी सब लोगों से मिलकर ही पता लगा। जैसे शॉन क्लेरिडा वाली अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो आपको समझ आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। शॉन क्लेरिडा की हालत तो इनसे भी ज़्यादा बदतर थी। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होते उनको मिस्टर ओलंपिया के बारे में नहीं पता था। खैर डेनिस को ये तो पता था ओलंपिया के, बस रास्ता नहीं मालूम था। तो उन्होंने पूछा ये स्टेट्स का शो कहाँ होता है पहले, क्योंकि वहीं पर ही खेलना पड़ेगा, फिर आप नेशनल्स के लिए क्वालिफाई करोगे। तो उस बंदे ने सब कुछ समझा दिया उन्हें। डेनिस चले गए अब स्टेट्स खेलने, जो कि था एक बॉर्डर स्टेट्स क्लासिक का शो। वो सैन डिएगो में हो रहा था। डेनिस नए होने के नाते उन्होंने कहा चलो नॉविस कैटेगरी में खेल लेते हैं। एक बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी हो रही थी दूसरी ओर। अब उस शो में जो लोग मैनेज कर रहे थे बैक स्टेज सारे बॉडी बिल्डर्स को, वो देखते हैं इतना भारी भरकम बॉडी बिल्डर और खड़ा हो रहा है नॉविस बॉडी बिल्डर्स के बीच में। उन्होंने उनको बुलाया, कहा सीधा जाओ, सुपर हैवी बॉडी बिल्डर्स जो भारी वजन वाले उनके साथ खड़े हो जाओ जाके। मजबूरन डेनिस को उन्हीं के साथ कम्पीट करना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो स्टेज पे उतरे पोज करने, कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने कभी अपने ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोचा था। लोगों ने केविन लेवरोनी के नाम के चीयर्स करने शुरू कर दिए डेनिस जेम्स के लिए। जेम्स को विश्वास नहीं हुआ ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि जिस बॉडी बिल्डर के लिए आज तक वो बॉडी बिल्डिंग में आए थे और उन्हीं को ही सब कुछ अपना मानते थे, आज लोग उसी के नाम से उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनको केविन लेवरोनी कह रहे हैं। क्योंकि पहले लोगों को सही में नहीं मालूम होता था कि केविन लेवरोनी कौन है। सही बताऊं, लोगों को ये तक नहीं मालूम होता था कि डोरी नियट्स कौन है। आगे ऐसा कुछ होगा आपको बताऊंगा, मज़ा आएगा सुन के। तो डेनिस के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि लोग उनको केविन लेवरोनी समझ रहे थे आज। लेकिन उससे बड़ी अचीवमेंट ये साबित हुई कि उन्होंने शो को भी जीत लिया। बिलीव करोगे अपने सबसे पहले NPC के शो को उन्होंने ओवरऑल जीत लिया, और अब वो नेशनल्स खेलने के लिए क्वालिफाई हो गए। ये मैं आपसे बात करूँ 97 की, और 98 के नेशनल्स के लिए वो क्वालिफाई हो गए। वहाँ पर जो प्रमोटर्स थे उन्होंने देखा यार ये बंदा बाहर से आया, इसको ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। अब क्या सोचते हुए मैं नहीं जानता, लेकिन क्या सोचते हुए उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। वहाँ पर डेनिस जेम्स को जाके कहते हैं कि तुम इसी साल होने वाले नेशनल्स में चले जाओ, हम तुम्हें परमिट कर रहे हैं, और 3 महीने बाद होगा, जाके खेल लेना। डेनिस के मज़े आ गए, उन्होंने कहा चलो। और जैसे उस वाले शो में पहुंचे ओवरऑल 4th प्लेसिंग लेकर आए। उस शो को उस वक्त टॉम प्रिंस ने जीता था, और इसलिए टॉम प्रिंस तो प्रो कार्ड ले गए, लेकिन डेनिस लटक गए।
लेकिन उनके पास उम्मीदें अब काफ़ी सारी थी आगे कम्पीट करते रहने की। उन्होंने कहा चलो अगले साल ट्राई करते हैं। वहाँ पर किसी इंसान से बैक स्टेज बात करें तो उसने कहा पूरे 1 साल बाद खेलने की अब क्या ज़रूरत है, 6 महीने बाद ही होगा USA चैंपियनशिप, वो जाके खेल लेना, वहाँ पर भी तो प्रो कार्ड मिलता है। तो डेनिस ने कहा ये तो ठीक है। तो अब साल आता है दोस्तों 1998 का। अब आप ये समझ के चले जो अभी ये वाला शो इन्होंने खेला NPC नेशनल्स 97, इसमें 216 पाउंड्स के थे, और जैसे ही 98 में खेलते हैं अपना ये USA चैम्पियनशिप, उस तक आते आते वो 232 पाउंड्स के हो गए, और जैसे उस शो में खेलने के लिए उतरे ओवरऑल टाइटल जीत लिया, और अब यहाँ से वो प्रो बन चुके थे। ये 98 की बात कर रहा हूँ, जुलाई। तो ये उनका एक वेलकम था और सब लोग उनको जानने लग गए थे कि हाँ भाई ये नया लड़का आया है जो कि बहुत ही दमदार है, फिजिक में काफ़ी मासिव है। 99 का वो पहला साल था जब उन्होंने अपना सबसे पहला प्रो शो खेला, नाइट ऑफ चैंपियंस। बहुत ही ख़राब प्लेसिंग लगी डेनिस जेम्स की, 15वीं प्लेसिंग लगी उनकी। और यहाँ पर आप कॉम्पिटिटर्स अगर देखोगे ना, इतने तो आज तक कहीं आपको किसी शो में देखने को नहीं मिलेंगे, सब भर भर के आए थे। डेनिस का आप ऐसे समझे दोस्तों, उस प्लेसिंग से उनका पहला शो था। एक ऐसा बॉडी बिल्डर जो आज तक इतना सक्सेसफुल रहा है, वो अचानक से 15वीं प्लेसिंग लेकर के आ रहा है। उसको समझ आ जाएगा कि भाई मैं नहीं खड़ा हो पा रहा प्रो बॉडी बिल्डर्स में। तो वो टूट के ऐसे बिखर गए ना, मतलब रोने वाली हालत हो ही गई थी उनकी। फ़ोटो शूट था 1-2 दिन बाद, और जो काफ़ी फेमस एक फ़ोटोग्राफर रहे हैं पीटर मैकगॉफ, अभी उनकी डेथ हो गई, उन्होंने बुलाया चलो फोटोग्राफी सेशन करते हैं। डेनिस की शक्ल उन्होंने देखी, उन्होंने कहा भाई तुम रहने तो तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम सही नहीं लग रहे हो, कभी दोबारा बाद में कर लेंगे। डेनिस ने कहा ठीक है। एक अच्छी चीज़ उस शो में क्या हुई उनके साथ में, इसमें देखो कई सारे आपको बॉडी बिल्डर्स दिखेंगे, पॉल डिलर, डेक्स्टर जैक्सन, मार्कस रूल, ऐसे सब बड़े बड़े लोग थे। इस कंपटीशन में मिलोस सारसेव भी थे, 5वीं प्लेसिंग उनकी आई थी। मिलोस ने इसमें देखा, डेनिस से बातचीत करी बैक स्टेज का, यार तुम में पोटेंशियल तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, बॉडी में दम तो है, अगर ठीक से तुम्हारे पास में कोचिंग वगैरह हो तो बात ही अलग है, कौन है तुम्हारा कोच? तो डेनिस ने कहा मैं तो सब कुछ आज तक खुद से ही करते आया हूँ, मेरा कोई कोच नहीं है। तो मिलोस ने कहा अगर तुम चाहो मैं हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी। डेनिस ने कहा ठीक है ट्राई कर लेते हैं। यहाँ से इनकी दोस्ती धीरे धीरे करके होनी शुरू हुई, और डेनिस के हमेशा वो एक दोस्त ही रहे सारसेव। उन्होंने कहा कि कभी वो मेरे एक ट्रेनर नहीं बने, जैसे आजकल एकदम हो जाता है ना, एकदम फॉर्मल बातचीत होती है ट्रेनर और एथलीट के बीच, वैसा नहीं था। तो बहुत सारा सीखा डेनिस जेम्स ने वहाँ पर मिलोस से। मिलोस ने पूछा अभी तुम साइकिल क्या चलाते हो? तो डेनिस ने उनको कुछ अपने कंपाउंड्स बताए, और मिलोस ने उनको जानते हो क्या कहा, ये तो फीमेल साइकिल है, इतना तो फीमेल एथलीट्स लेती हैं। तो आप समझ के देखें दोस्तों, पहले बॉडी बिल्डर्स इसीलिए टूटते थे, प्लेसिंग्स अच्छी इसलिए नहीं लेकर आ पाते थे क्योंकि वो कम ड्रग्स पर होते थे और ग्रो नहीं कर पाते। आज के बॉडी बिल्डर्स ज़्यादा ड्रग्स पे होते हुए भी ग्रो नहीं कर पाते हैं। ये अपने आप में इंटरेस्टिंग बात है नहीं? तो डेनिस आज अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ बोलते हैं कि अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो ना, अपनी ड्रग्स को कट कर दो 50% और अपना फूड इंक्रीज कर दो 50%। ये उनका एक सबसे सिंपल फॉर्मूला है। कई बार आपने शायद उनके इंस्टा लाइव में सुना होगा ये बात बोलते हुए। डेनिस कहते हैं फूड से ज़्यादा बड़ी कोई ड्रग ही नहीं है। वो दोस्तों जानवरों की तरह खाते थे, ये उनका कहना है। चलो उनकी एक बार डाइट बता ही देता हूँ, फिर अगर इतनी बड़ाई मैंने कर दी है तो। ये करीबन 99 सन 2000 के आसपास की बात है जब वो अपनी मील्स गिनवाते हैं। ये पहले मील की बात करके चलूँगा आपसे मैं। एक मील में लगभग 350 ग्राम मीट खाते थे, रेड मीट या बीफ या फिश या चिकन कुछ भी हो सकता है। 350 ग्राम वो लेते थे, प्लस 1 किलो चावल खाते थे एक मील में। और ऐसे वो 7 मील ले लिया करते थे। कभी कभी तो हद ये हो जाती थी कि 10 मील्स तक भी डेनिस जेम्स ले लिया करते थे। उनका एपेटाइट ना पहाड़ छूता था, आसमान छूता था। इनफैक्ट वो इतना खाना खा सकते थे, कहते थे मुझे खाना खाने में कभी कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। और इसलिए मैं इतना मासिव हो गया था, सन 2000 तक मेरे चर्चे फैलने लग गए थे बॉडी बिल्डिंग में। डेनिस ने बोला ड्रग्स ज़्यादा लेने से ना मुझे प्रॉब्लम आने लगती थी। मैं ज़्यादा एलर्जिक था कई सारे कंपाउंड्स के लिए, और बहुत इजीली मैं उससे परेशान होने, इरिटेट होने लगता था। मतलब बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती थी ज़्यादा लंबे समय तक हैवी डोजेज को। इसीलिए मिलोस ने उनको बोला कि तुम फीमेल साइकिल चलाते हो शायद। ऐसे कुछ रॉनी कोलमन के साथ भी था, याद आया आपको? जब उनसे पूछा चैड निकोल्स ने उनके साइकिल के बारे में, ये 97 की बात थी, रॉनी ने कुछ ऐसा अमाउंट बता दिया कि चैड ने उनको सीधा गाली दे दी थी कि तुम मेरे से मजाक करने आए हो क्या? क्योंकि आपको पता होगा कोलमन भी ऑलमोस्ट नेचुरल थे 95-96 तक। तो प्रॉब्लम इन लोगों के साथ असल में ये होती थी कि ये लोग ना ड्रग्स पे कम रहते थे, फूड पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते थे। और जहाँ इन्होंने थोड़ी सी सही कोचिंग और गाइडेंस के अंडर आना शुरू कर दिया था डेनिस जेम्स कोलमन ने, ये फटके एकदम मास मॉन्स्टर्स में तब्दील हो गए। चलो ज़रा डेनिस जेम्स के इस पूरे फूड को भी एक बार कैलकुलेट कर लिया जाए, कितना खाते थे ये। तो एक मील में 1 किलो चावल, यानी 7 मील में 7 किलो चावल हो गए। एक मील में 350 ग्राम मीट, यानी 7 मील में करीबन 2500 ग्राम मीट, 2.5 किलो कह लो। कुल मिला के एडअप कर लो, 7 + 2.5 कर लो, 9.5 किलो खाना खाते थे ये एक दिन में। तो किलो के हिसाब से खाते थे भाई। पावर लिफ्टर्स, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, इतनी कैलोरीज बैठती होगी उनकी। तो ये तो जाहिर हो रहा है कि काफ़ी बड़े ईटर थे ये लोग, डेनिस जेम्स, रॉनी कोलमन। शायद यही इनके बड़े होने का राज था, या नहीं,
ये तो आप ही लोग डिसाइड करना दोस्तों। यहाँ पर मिलोस सारसिफ फिलहाल इनकी हेल्प करना शुरू कर चुके थे और डेफिनेटली उन्होंने इनकी डाइट इंक्रीज़ करवाई, तब जाके इतना ये खाना शुरू कर दिया था डेनिस जेम्स ने। साथ ही साथ इनके स्टेरॉइड्स, ड्रग्स वगैरह सब डोजेजेस बढ़ाई गई थी। तब डेनिस का 1 साल में इतना तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था 99 से सन 2000 में, एकदम इनकी लुक चेंज हो गई थी। यहाँ से अब दोस्तों होती है इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू। पर इंटरेस्टिंग स्टोरी से पहले आज के इस प्रोडक्ट को देखना तो बनता है दोस्तों। हम लोग चाहे डाइटिंग कर रहे हो या फिर बल्किंग, पीनट बटर हमेशा ही काम आता है। मैं आपको ये तो डेफिनेटली नहीं सिखाऊंगा इसको लेते कैसे हैं, लेकिन ये ज़रूर बताऊंगा कि एक बहुत हाई प्रोटीन पीनट बटर अभी मार्केट में आया है और ये मैंने इतना ज़्यादा प्रोटीन किसी पीनट बटर में नहीं देखा। 100 ग्राम में 37 ग्राम प्रोटीन है, यानी कि अगर 2 टेबल स्पून का मैं कैलकुलेट करूँ तो लगभग 12 ग्राम प्रोटीन आ रहा है, जो कि एक ज़्यादा अमाउंट है। इसके इंग्रेडिएंट्स एक बार पढ़ लेते हैं। रोस्टेड पीनट्स 80%, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट 20%। तो क्लियर है इसमें जो एक अच्छा प्रोटीन का योगदान है वो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट की ओर से आ रहा है। तो ये बहुत ही सही है, लिक्विड फॉर्म में है, एकदम नेचुरल वही टेस्ट आता है, क्रंची है ये चबाने में, कोई एडिड शुगर तो इसमें है नहीं और हेल्दी फैट्स तो मिलने ही मिलने हैं। तो फुल फिलिंग वाली जो एक फीलिंग आती है वो पीनट बटर से ही आती है। तो इसको आप जब मर्जी ऐड करो और बढ़िया प्रोडक्ट है। कुल मिला के बात ही, अगर आपका खरीदने का इरादा हो तो डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक मिल ही जाएगा। डिस्काउंट कूपन इस्तेमाल करना ये वाला, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इससे मिलेगा, चेक कर लेना। अब दोस्तों वापस चलते हैं अपनी वीडियो पर। डेनिस बेहद हार्ड ट्रेन कर रहे थे, ना उनके जितना कोई वजन उठा पा रहा था जिम में और ना उनके जितनी कोई फूड इंटेक ले पा रहा था। डेफिनेटली उनका साइज सबसे ज़्यादा बड़ा होता जा रहा था, पर स्टिल उनसे बड़े प्लेयर्स अभी भी मौजूद थे मैदान में। डेनिस ने सन 2000 में 2 शोज खेले ग्रैंड प्रीज के, उनमें उनकी 3rd प्लेसिंग आ गई, जो ठीक था। उसके बाद यहाँ से अब ट्विस्ट शुरू होता है कहानी में, वो जाते हैं खेलने आयरन मैन। तो इसमें क्राइटेरिया कुछ ऐसा था कि जो टॉप 6 बॉडी बिल्डर्स होंगे ना आयरन मैन वाले, वो सीधा आर्नोल्ड क्लासिक खेलने जाएंगे। डेनिस की पोजीशन लगती है यहाँ पर 7th। अब किस्मत देखो, एक बंदा इनमें से अपने आप ही डिस्क्वालीफाई हो जाता है, उसकी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो डेनिस टॉप 6 में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अब डेनिस को ये चीज़ कंफर्म नहीं थी, पर उनको चांसेस लग रहे थे कि शायद आर्नोल्ड का इन्वाइट मिल जाएगा, पर उन्होंने कहा रहने ही दो। वो चले गए बाजार, कुछ चीट मिल्स लेकर आए और जैसे ही वो घर पहुंचे लेटर आर्नोल्ड का आया हुआ था इनविटेशन का। सिर्फ 3 दिन बाद ही आर्नोल्ड क्लासिक होने वाला था, उनको लेटर अभी मिला था। उन्होंने कहा चलो अब तो तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो जैसे उनको इन्वाइट मिला, उनको पता लगा इस लाइनअप में कौन खड़ा हो रहा है। उनके सबसे फेवरेट बॉडी बिल्डर केविन लेब्रोनी, फ्लेक्स व्हीलर और क्रिस कॉर्मियर। दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि फ्लेक्स उस वाले आर्नोल्ड में 1st आए, 2nd पर आए, क्रिस 3rd पर आए, केविन और 4th पर रहे डेनिस। अब पहले एक क्राइटेरिया था कि अगर आप टॉप 5 में आ जाते हो ना आर्नोल्ड में, तो आप सीधा ओलंपिया में जाओगे। अब डेनिस तो 4th आ गए, सीधा ओलंपिया क्वालिफिकेशन सन 2000 की उनको मिल गई। अब तैयारी करने में वो लग गए। उनको पता था मेरे बारे में काफ़ी सारे लोगों को पता है, पर अभी कुछ चौंकाने का टाइम आ गया इनको, क्योंकि डेनिस जिम में ऐसे लगते थे मिस्टर ओलंपिया कहते थे सब लोगों ने, पर पॉपुलैरिटी उतनी आउटसाइड जिम नहीं होती थी जैसे आजकल आसानी से मिल जाती है। तो डेनिस ने अपने कुछ फोटोशूट्स करवाए और कई सारी अपनी फ़ोटोज़ ना वायरल करनी शुरू कर दी खुद से ही, और प्रमोटर्स को, अलग अलग लोगों को, बड़े जो बॉडी बिल्डर्स थे या फिर बड़े कोचेस थे उस टाइम पे इंडस्ट्री के, उनको सेंड करनी शुरू करी। उनकी पिक्चर्स आपस में सब फैलने लगे और लोगों ने कहा ये बॉडी बिल्डर इस बार डरा देगा सबको। मिलोस तो उनके कोच उस टाइम पे थे ही, तो वो भी उनकी फ़ोटोज़ दिखाई रहे थे सबको। डेनिस जेम्स की हाइप एकदम से बननी शुरू हो गई। 3 हफ्ते पहले ओलंपिया से उनका फ़ोटोशूट हुआ और जो बंदा फ़ोटो खींचने आया उसने कहा मैंने आज तक बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स, कई मिस्टर ओलंपियाज़ के फ़ोटोज़ लिए हैं, पर ये बंदा इस बार के अगर ओलंपिया में 6th प्लेसिंग ना लेकर आए, टॉप 6 में सेलेक्ट नहीं हुआ ना, तो मुझे नहीं पता बॉडी बिल्डिंग क्या होती है। वो इतना कॉन्फिडेंट था और डेनिस जेम्स का ऐसा हो गया था कि एकदम हवा सी बन गई थी पूरे में, ये बंदा करेगा कुछ। पर जैसे ही ओलंपिया में उतरे 11th प्लेसिंग, मानो ऐसा हुआ हो कि पूरी जो हाइप बना के रखी हुई हो जैसे सबके साथ होता है बॉडी बिल्डर्स के साथ, वो एकदम अचानक से धुल गई। उनको नहीं समझ आ रहा था कि उनकी बॉडी ऑफ क्यों आ रही है। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वो बहुत ज़्यादा पहले रेडी हो गए थे कंपटीशन से, और जिस दिन पीक करना था उस दिन मिस कर गए उसको, और 1-2 दिन बाद अच्छे दिखने लग गए। ये प्रॉब्लम ऐसी थी दोस्तों जो कि डेनिस जेम्स के पूरे करियर को ना साइड ट्रैक कर गई, मिस्टर ओलंपिया बनने से दूर ले गए उनको कहीं। खैर यहाँ पर तो उनका अभी करियर एकदम पीक पे चल रहा था, क्योंकि एक होता है ना फेज़ आता है बॉडी बिल्डर्स का, जहाँ पर कि वो इनिशियल फेज़ में होते हैं, फिर वो एक पीकिंग फेज़ में जाते हैं, फिर बॉडी लास्ट में वापस डाउन जाती है। ये डेनिस का था ऊपर तक जाने वाला फेज़। और ऐसी 2001 का जब ईयर आता है तो इन्होंने शोज़ जीतने भी शुरू कर दिए थे अब, और पहला शो इन्होंने अपनी लाइफ का जीता था ग्रैंड प्री हंगरी। साथ ही साथ उस साल आर्नोल्ड में 3rd प्लेसिंग लेकर आए, जो कि एक इम्प्रूवमेंट था पिछले साल से, और फिर सीधा ओलंपिया चले गए। ओलंपिया में इस बार 7th आए डेनिस, जो कि काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट थी, और 2001 में वही डांस करते हुए आपको ये दिख जाएंगे। डेनिस की पॉपुलैरिटी एक्चुअली में इतनी ऊपर थी, यहाँ पर वो एक इंसिडेंट शेयर करते हैं जब वो क्लब में थे डोरियन येट्स के साथ, और वहाँ पर एक बंदा उनसे मिलने आता है और उनको कहता है डोरियन येट्स समझ करके कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ।
तब सही में लोगों को ये नहीं मालूम था कि कौन डोरी नेट्स है कौन डेनिस जेम्स है। वो इसलिए इस बात को बोलता है क्योंकि उसको लगा इतना मासिव बॉडी बिल्डर है, यही डोरी नेट्स होंगे। ऐसा होता था दोस्तों, उस जमाने में लोग ज़्यादा अप टू डेट नहीं रहते थे। कई सालों तक तो लोगों को ये लगा कि डोरी नेट्स स्टिल मिस्टर ओलंपिया है। साथ में डोरी नेट्स खड़े होते, डेनिस उनको मिलवाते हैं कि भाई ये है, आपको इनसे मिलना था ना कि मुझसे। दोस्तों हैरानी की बात तो ये, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि डेनिस बहुत ज़्यादा चावल खाते थे और हाई कार्ब डाइट पर रहना ऑफ सीज़न उनको इतना अच्छा लगता था। वो बार बार भूखे होते रहते थे हर 30 मिनट में। लेकिन जैसे ही प्रेप में आते थे ना, वो कीटो करते थे उस ज़माने में, जब किसी को पता भी नहीं था कि कीटो की स्पेलिंग क्या होती है। तो उनका ये कहना था कि उनको ये ज़्यादा अच्छा लगता था क्योंकि उनकी जो भूख थी इतनी ज़्यादा थी, वो कंट्रोल नहीं हो सकती थी कार्बोहाइड्रेट्स से, और फिर और ज़्यादा भूख लगती थी। प्रेप में यही होता है, लेकिन कीटो उनको एक बैलेंस ऑफर करती थी और उनकी हंगर पे कंट्रोल रहता था। सबसे बड़ी बात है कि वो कीटो डाइट उनको बहुत मदद करती थी जल्दी से कंपटीशन रेडी हो जाने के लिए। और 12 हफ्ते पहले वो स्टार्ट करते थे कंपटीशन प्रेप, जो कि आमतौर पे सभी लोग करते हैं। और जैसे मैंने बताया 3 हफ्ते पहले शो रेडी हो जाते थे, तो इसका मतलब 12 में से 3 माइनस करोगे, 9 हफ्ते में ही वो बिल्कुल तैयार हो जाते थे। कीटो डाइट की बदौलत वो कहते थे मैं करता था। लेकिन ये बहुत हैरान कर देने वाली चीज़ है क्योंकि अक्सर बॉडी बिल्डर्स जो इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं वो कीटो फॉलो नहीं करते डाइट में भी। और कीटो ऐसी डाइट है ना जो नॉर्मल फिटनेस वाले लोगों के बीच में ज़्यादा पॉपुलर है, पर बॉडी बिल्डर्स अभी भी इसको मना ही करते हैं। हेनरी रैम्बॉट इनफैक्ट कहते हैं कि मैं कीटो में उतना बिलीव नहीं करता, ज़्यादातर लोग नहीं करते। पर डेनिस उस टाइम पे ये फॉलो कर रहे थे जो ऑर्डिनरी बॉडी बिल्डिंग में नहीं होता। अब प्रॉब्लम ये आ गई थी कि मिलोस के साथ उनका ज़्यादा जम नहीं रहा था। सन 2002 में कुछ खास उनका ईयर नहीं गया और ओलंपिया में उनकी प्लेसिंग गिर के सीधा 10वें नंबर पे चली गई। अब उन्होंने सोचा कि रॉनी कोलमैन जो एक ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर अनबीटेबल बने हैं, उनके कोच कौन है, उनको जाके पकड़ते हैं, एक तरह से अब उनसे ट्रेनिंग लेते हैं। बिकॉज चैड निकोल्स सबको ही ट्रेन कर चुके थे। अब यहाँ पर एग्जिट हो गई थी फ्लेक्स व्हीलर, नेसर एल्सन बाटी, पॉल डिलेट। डेनिस को अच्छे से पता था कि ये सब बहुत ही इनके फेमस एथलीट्स थे, तगड़े भी थे, तो चलो इन्हीं से ट्रेनिंग लेते हैं अब आगे। 2003 के ओलंपिया के लिए उन्होंने चैड के साथ टाई अप किया और करी उस साल ओलंपिया की प्रेप, और जिसका उनको फ़ायदा भी मिला क्योंकि उस साल उनकी यहाँ पर प्लेसिंग लगी 4th। डेनिस जेम्स का ये 2003 का पैकेज एकदम बेस्ट था। इनकी बॉडी इतनी मासिव थी, स्टिल इनके चेस्ट में एकदम फाइबर्स क्लियर दिख रहे थे, इनके ग्लूट्स एकदम क्लियर फाइबर वाले थे, बॉडी एकदम टाइट। तो ये साबित हो गया था कि हाँ भाई ये बॉडी बिल्डर अब बहुत ही सही जा रहा है, और इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं कि 4th पोजीशन को मिली थी। यहाँ डेनिस को समझ आ गया था कि अब मुझे क्या करने की ज़रूरत है। अगर रॉनी कोलमैन बनना है, नेक्स्ट रॉनी कोलमैन मुझे बनना है, तो अब साइज चेज करना होगा। और बस यहीं से डेनिस जेम्स ने एक गलत राह पकड़ ली। अभी तक जहाँ ज़्यादातर बॉडी बिल्डर सब उनके नीचे नीचे आ रहे थे, डेनिस ऊपर पहाड़ चढ़ना शुरू कर चुके थे। ये साइज़ पकड़ने के चक्कर में उन्होंने अब अपना गट डेवलप करना शुरू कर दिया क्योंकि वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम ईटिंग करने लग गए थे, इतना ज़्यादा ट्रेनिंग करने लग गए थे, उनकी बॉडी वहाँ से एकदम डिसप्रपोर्शनेट हो गई और मसल्स की जो हार्डनेस और जो रिफाइनमेंट थी वो जाने लग गई। क्योंकि एक पॉइंट होता है जो कि स्वीट स्पॉट होता है हर एक बॉडी बिल्डर के लिए, वो क्रॉस कर जाए ना एक इंसान, तो फिर वो बॉडी ना अच्छी नहीं लगती और उसके बाद में वो हार्डनेस, वो लाइंस जाने लगती हैं। बस डेनिस ने यही सबसे बड़ी एक गलती करी और उन्होंने एक रॉन्ग चॉइस करी। इसके बाद उन्होंने अपनी गेम तो छोड़ दी जो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, और वो चेस करने में लग गए कोलमैन का साइज। रिजल्ट ये निकला कि क्रिटिसिज्म उनको स्टेज पे मिलने लग गया था कि एक गट वाला बॉडी बिल्डर है। कोलमैन का एक स्ट्रॉन्ग जोन था कि वो बड़े आ सकते थे और उसके बाद भी काफ़ी अच्छे लगते थे, लेकिन डेनिस कहीं ना कहीं अपनी वेस्ट इतनी वाइड अप कर चुके थे, आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया था उनका गट, के उस वजह से वो पीछे रहने लग गए थे। डेक्स्टर थे, उन्होंने कभी साइज चीज़ नहीं करा। उनका स्ट्रॉन्गनेस क्या था? एक अच्छी कंडीशनिंग, एक ब्लेड जैसी लुक लेकर आना। तो डेक्स्टर अपनी गेम में खेलते चले गए कंसिस्टेंटली और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे वो आगे जाके इनफैक्ट जे कटलर तक को बीट कर गए। इसी तरीके से डेनिस जेम्स को करना था, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे साल आगे बढ़ते गए 2006 तक आते आते उनकी ये हालत हो गई थी, ओलंपिया में 9th प्लेसिंग लग गई उनकी। और अब इसीलिए डेनिस जेम्स को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी जब लोग कहते थे मिस्टर ओलंपिया आप लग रहे हो जिम के अंदर, क्योंकि जिम में कोई भी बहुत मस्कुलर लग सकता है, वो पंप होता है तो फाइबर भी दिखते हैं। आप अकेले खड़े हो, कोई कंपैरिजन नहीं है, तो आप ही विजेता लगते हो। स्टेज पे ना पीक हो पा रही थी उनसे, और ना ही एक प्लीजिंग बॉडी वो दिखा पा रहे थे, ना जजेस को पसंद आ रही थी और ना ऑडियंस को, तो पीछे पीछे होते जा रहे थे। इसलिए यहाँ पर अगर लोग कॉम्प्लीमेंट्स देने लग जाए तो वो बहुत ही फेक नजर आती, क्योंकि जहाँ ज़रूरत है वहाँ मिल नहीं रहे थे। इसलिए उनको ये वर्ड पसंद नहीं है कि मिस्टर ओलंपिया इन द जिम मुझे जो लोग बुलाते थे। और कहीं ना कहीं डेनिस इसके लिए खुद ही जिम्मेदार थे, ये भी उन्होंने बोला। क्योंकि डेनिस एक और भी गलती कर रहे थे, वो मैं बता देता हूँ। जब उनका फेज चल रहा था बढ़िया ग्रोथ वाला, वो ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा करने लग गए थे, उनको लग रहा था ग्रोथ अच्छी आ रही है ना, तो ट्रेनिंग भी दिन में 2 बार करो। ये ऑफ सीजन की बात कर रहा हूँ, सुबह कार्डियो फिर जिम और उसके बाद शाम में फिर जिम। जैसे ही सीजन लगता था तो अभी तक जहाँ 3 बार जा रहे थे अब 4 बार जिम जाने लग जाते थे। ऐसे में बॉडी को इतना एग्जॉस्ट कर लिया करते थे कि बॉडी इनकी ठीक से रिकवर नहीं होती थी, बॉडी बिल्कुल उसमें अच्छे से रिएक्ट नहीं कर रही थी इनकी, और ये गलती बहुत ज़्यादा इनको भारी पड़ गई।
बाद में उन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं, अब साइज लूज करते हैं। उसमें इनकी बॉडी सॉफ्ट दिखने लग गई, तो फिर इनकी और ज़्यादा प्लेसिंग्स ड्रॉप होने लग गई। ऐसे में नए प्लेयर्स जो आते जा रहे थे, जैसे काई ग्रीन सन 2007 में कोलोराडो प्रो उन्होंने जीत लिया, और डेनिस जेम्स की हालत ये थी उस कंपटीशन में कि वो 8th आए, तो सभी उनको अब हरा के जाने लग गए। इस टाइम पे 2007-2008 में ये छोटे आने शुरू कर चुके थे। 2007 के ओलंपिया में क्वालिफाई हो गए थे क्योंकि उन्होंने न्यूयॉर्क में सेकंड प्लेसिंग अचीव किया था। 10 जुलाई की बात है, डेनिस अपना प्लेन बोर्ड करते हैं कहीं जाने के लिए, और बिल्कुल बीच रास्ते में प्लेन की जर्नी में उनको इतना ज़्यादा सांस लेने की दिक्कत होने लग गई कि उनको उसी वक्त एक ऑक्सीजन मास्क लगा के रखना पड़ा। 2.5 घंटे तक उन्होंने ऑक्सीजन मास्क लगाए रखा और उन्हें लगा अब मैं मरा। ऐसी सिचुएशन उनके साथ हो गई थी। जैसे ही उतरे, फटाफट से उनको हॉस्पिटल लेकर के जाया गया और पता लगा कि उनके दोनों लंग्स में निमोनिया है, और डेफिनेटली उस वक्त तबीयत इतनी ख़राब थी, डॉक्टर ने कहा अब आप ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं करने वाले, आराम करो सिर्फ। सितंबर में ओलंपिया था, तो डेनिस ने प्रमोटर से पूछा, तो रॉबिन चैन उस वक्त जो प्रमोटर थे उन्होंने कहा हेल्थ सबसे पहले आती है, ओलंपिया अगले साल खेल लेना, क्योंकि इस बार इनका ये 8वां ओलंपिया था जो ये खेलने जा रहे थे। अफसोस ऐसा हो रहा है, तो कोई भी एथलीट ऐसे में फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फॉर्चुनेटली जेम्स ने 2009 में 2 शोज अपने जीते, जो उनकी लाइफ की एक करियर एंडिंग साइट थी, लेकिन विक्ट्री साथ में लेकर के गए। ये 2 शोज थे टैम्पा प्रो और यूरोपा सुपर शो, दोनों 2009 की बात है। अगर आपने गौर किया हो, मैंने अभी फॉर्चुनेटली शब्द का इस्तेमाल किया था। ये मैंने शब्द इसलिए यूज़ किया क्योंकि डेनिस जेम्स यहाँ पर कोई अपनी बहुत काबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि एक बेहद हल्के लाइनअप की वजह से फर्स्ट आए इन दोनों ही शोज़ में। वो अगेन स्मूथ आने लग गए थे, स्मॉल थे, सॉफ्ट थे, लेकिन बाकी के बॉडी बिल्डर्स और भी हल्के थे, और इसलिए आप कह सकते हो उनको यहाँ पर जीत मिली। पर फिर भी अगर आप देखते हो यूरोपा सुपर शो, उसमें कई सारे बॉडी बिल्डर्स ऐसे थे जो कि इनसे ज़्यादा शार्प और ज़्यादा फुल थे, और गट भी ये दिख रहा है डेनिस का एकदम फर्स्ट क्लास वाला। तो जो बॉडी बिल्डर्स इनसे यहाँ पर हार गए होंगे ना, सच में बहुत वो फ्रस्ट्रेट हुए होंगे। तो ये पॉसिबिलिटी निकल सकती है कि रिजल्ट उस टाइम पे काफ़ी कंट्रोवर्शियल गया हो। बाकी डेनिस के पास अब 2 प्रो विक्ट्रीज थी जो करीबन 8 साल बाद उन्होंने दोबारा से हासिल की। इसके बाद 2009 के ओलंपिया में सीधा क्वालिफाई होते हैं, ये 14th आते हैं। उस टाइम पे एक अच्छी चीज़ ये होती थी कि ना 14th प्लेस वाले को छोड़ो, आखिरी प्लेस पर डेनिस वॉल्फ आए थे इस कॉम्पिटिशन के अंदर, उनको भी पैसे मिले थे $4000, और ये आखिरी प्लेस तक पैसे बांटे जाते थे, जो आजकल तो देना बंद ही हो चुका है। खैर डेनिस के लिए कोई बहुत अच्छी प्लेसिंग नहीं थी, इससे काफ़ी अच्छे वो 4th प्लेसिंग पहले देख चुके थे लाइफ में, और ये बस अब उनका करियर ख़त्म हो रहा था। अब 2010 का ईयर आ चुका था, और यहाँ पर उन्होंने एक शो खेला यूरोपियन प्रो, जिसमें कि 2nd आ गए, और सच में मच बेटर लग रहे हैं पहले से, भले ही 2nd भी आए हो, और फिर सीधा ओलंपिया में क्वालिफाई हुए। इस साल ही अपना लास्ट ओलंपिया अब खेलते हैं और 11वीं प्लेसिंग के साथ फिनिश करते। जिस प्लेसिंग के साथ अपना सबसे पहला ओलंपिया उन्होंने खेला था, उसी के साथ आखिरी ओलंपिया में भी उन्होंने एग्जिट ली। तो ये काफ़ी पॉपुलर वैसे वीडियो हुई थी जब डेनिस ने अपनी एक स्पीच भी दी थी, रिटायरमेंट स्पीच, और इस गेम से चले गए थे। तो ये चीज़ें हुई। डेनिस अभी 43 ईयर्स के हो चुके थे, और उस टाइम के हिसाब से वो भी एक ज़्यादा उम्र होती थी, क्योंकि उन्होंने लेट ही स्टार्ट किया था, 26-27 की उम्र में, तो अब इतनी उम्र होना लाजमी था। इसके बाद 2012 में वापस आते हैं मास्टर्स ओलंपिया में, जो अब 40 ईयर्स एज वाले बॉडी बिल्डर्स के लिए कॉम्पिटिशन रखा गया था। उसमें फर्स्ट आए डेक्स्टर, 2nd पर आए टोनी फ्रीमैन, 3rd पर आए डेनिस जेम्स, और 2 साल कंपटीशन से दूर रहने के बावजूद अच्छी बॉडी उन्होंने इस बार रिप्रेजेंट करी स्टेज पे, और अब फाइनली इन्होंने एंडिंग करी अपने बॉडी बिल्डिंग करियर की। इसके बाद हमें मालूम है कि बिग रैमी के साथ उनका काफ़ी लंबा एक दोस्ताना तो रहा ही था, क्योंकि फ्रेंडशिप दोनों में थी। ये दोनों कैमल क्रू में भी ट्रेन करते थे साथ में, और डेनिस ने बिग रैमी को तैयार भी किया था। करीबन 2012-2013 में इनके कोच ये थे। फिर रैमी अलग चले गए, दूसरे सब कोचिज़ पे चले गए, असीटो पे गए, नील हिल पे गए, बहुत सारे बीच में कोचिज़ चेंज करे, वापस से लौट करके डेनिस जेम्स के पास आए। पर अभी डेनिस जेम्स उनके एक मेंटर हैं, लेकिन एक्चुअल कोच चैड निकोल्स। तो इस वक्त डेनिस जेम्स एक तरह से समझ लो फुल टाइम कोच हैं, जो कि कई सारे IFBB प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स को, फीमेल एथलीट्स को ट्रेनिंग देते हैं, ऑन साइट ट्रेनिंग देते हैं, ऑनलाइन कोचिंग देते हैं, डाइट प्लान्स, प्रेप्स और सारी चीज़ें करवाते हैं। तो इस वक्त उनका करियर कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में चल रहा है, और ये बताते हैं मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ करी हैं एज अ कॉम्पिटिटर। उन गलतियों से मैं साफ दूर रखता हूँ अपने आज के क्लाइंट्स को। वो एक्सपीरियंस जो मैंने इकट्ठा करा ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये जानना बहुत बड़ी बात होती है कि क्या नहीं करना चाहिए, और वो आप तभी सीखते हो जब आप उन चीज़ों को, उन गलतियों को कर बैठते हो। और उन्होंने अब यही चीज़ बताई कि रैमी की पोजिंग, उस पर उन्होंने बहुत काम करवाई। हमने देखा था रैमी का गट, इनफैक्ट अंदर तो हुआ ही, पिछले साल वो वैक्यूम तक कर रहे थे अनइंटेंशनली। तो डेनिस इतना ज़्यादा उनको पोजिंग करवाते, क्योंकि उन्होंने कहा मैं एक बहुत वीक पोजर रहा हूँ अपने टाइम पे, और मैं इस ओवर कॉन्फिडेंस में रहता था कि मुझे तो कोई कुछ हरा ही नहीं सकता। लोग कहते थे तुम्हारा गट स्टेज पे दिखेगा, मैं कहता था नहीं, कुछ नहीं होने वाला। और उनका ये ओवर कॉन्फिडेंस उनको लेकर के कई बार डूबा स्टेज पे। उन्होंने कहा ये ओवर कॉन्फिडेंस आता है कई बार चैंपियंस को भी, जो समझते हैं कि मुझे कोई स्टेज पे नहीं हरा सकता। उनका कहना है फिल हीथ के साथ भी ये चीज़ थी, वो जल्दी फैटीग हो जाते थे स्टेज पे, ऐसा तो खुद हैनी रम्बॉट ने भी बताया, और हमने खुद देखा भी। और एक बहुत बड़ा रीज़न था कि उनका गट पे कंट्रोल नहीं था। ऑल्दो हमें
हमें ये नहीं नज़रअंदाज करना चाहिए कि उनके साथ में हर्निया की प्रॉब्लम भी थी, पर ये एक रीज़न डेनिस जेम्स बताते कि वो अगर चाहते पोजिंग प्रैक्टिस पे काम करते तो कंट्रोल कर सकते, तो वही उन्होंने रैमी के साथ बहुत ज़्यादा किया। ओलंपिया से 3 महीने पहले पोजिंग दिन में 3-3 बार पोज करना और इतना परफेक्ट कर देना कि पोज होल्ड करके रखने में कोई दिक्कत ना आए, तो वो चीज़ उन्होंने आज सीखी है और अपने कॉम्पिटिटर्स को बचा लेते हैं गलती करने से। अभी आप देखोगे इंस्टाग्राम पे वो काफ़ी ज़्यादा लाइव सेशंस करते हैं और कई सारे जो टीनेजर्स होते हैं वो वहाँ पे आके जुड़ते हैं, जिसमें कि फिर उनके साथ वो काफ़ी चैट करते हैं। हालांकि डेनिस की एक ये आदत है जो कि काफ़ी लोगों को ख़राब लगती है, क्योंकि वो एम्बेरस कर देते हैं इन सब लोगों को। ऑब्वियसली अब अगर कोई 15-16 साल की उम्र में है, उसको नहीं पता कि एडवांस क्वेश्चन किस तरह पूछने, वो तो यही पूछ सकता है ना कि फैट लॉस कैसे करना है, मसल कैसे बिल्ड करनी है, क्या खाऊं। तो डेनिस को ये चीज़ें अजीब लगती है कि रिसर्च नहीं करते हैं उस तरीके से। तो आई थिंक अगर आप डील करोगे उन लोगों से जो बिल्कुल प्रोफेशनल ही नहीं है इसमें, तो वो इतने सीरियस नहीं होते, ये इतना सोचेंगे कि क्या क्वेश्चन मैं पूछूं, सोच समझ के पूछूं। अब जाहिर अगर आप बिग रैमी के साथ डील करोगे तो वो ये नहीं पूछेंगे कि मसल कैसे बिल्ड की जाती है, वो ये पूछेंगे कि मिस्टर ओलंपिया कैसे बना जाता है। तो फ़र्क आएगा, हर एक लेवल पे अलग अलग तरह के लोग मिलते ही हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी चीज़ होती है जो कि कई सारे लोग इंसल्टिंग फील करते हैं, और डेनिस जेम्स थोड़ा सा होता है ना एक टांग खींचने वाली आदत उनकी, तो वो चीज़ उनकी रहती है आमतौर पे इन लाइव सेशंस में। तो इस चीज़ के लिए आजकल थोड़े फेमस हो रहे हैं ये। बट ये बात फैक्ट है कि वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड कोच है। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में दोस्तों बहुत अच्छे जेनेटिक्स की ज़रूरत होती है, ऐसा सुना होगा आपने कई बार, और सच बोलूँ डेनिस जेम्स के पास ये थे। इनके अल्टीमेट जेनेटिक्स की अगर मैं आपको भी प्रूफ दूँ ना, तो हो सकता है अपना सर पकड़ लो। आज 55 साल की उम्र में भी आप देखोगे डेनिस जेम्स काफ़ी अच्छा साइज कैरी करते हैं, और इस वक्त उनका वजन 235 पाउंड्स यानी 106 किलो है। उनको इतनी मसल सब नहीं चाहिए ताकि बॉडी ज़्यादा फंक्शनल हो जाए। ज़्यादा मसल्स रख के यही होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाती है, इंसान को ज़्यादा लंबा जीना भी तो होता है, तो उनको मसल्स नहीं रखनी है। अब दिक्कत क्या आ रही है ये सुनो। वेट लूज करने के लिए वो दिन में रोज़ स्टेयर मास्टर्स करते हैं 2 घंटे 7 दिन, जो कि काफ़ी लंबा टाइम है। 2 घंटे स्टेयर मास्टर करना, इतना तो लोग जब बिल्कुल प्रेप में होते हैं तब वो करते हैं। खाना जो इतना खाया करते थे अपने टाइम पे, आज उन्होंने अपना खाना इतना गिरा दिया है कि सिर्फ 75 ग्राम प्रोटीन लेते हैं पूरे दिन में। और जिम जाते ज़रूर हैं 5 दिन, लेकिन कहते हैं कि मैं सिर्फ पंप करके आ जाता हूँ अपनी मसल्स को, 20-25 मिनट वर्कआउट करके आ जाते हैं, सिर्फ पंप करके, कोई हार्ड हैवी इंटेंस ट्रेनिंग पहले की तरह नहीं। वो कह रहे हैं मेरा वज़न नहीं गिर रहा इससे ज़्यादा, सब कुछ ट्राई कर लिया मैंने, लेकिन बॉडी मसल्स को छोड़ ही नहीं रही, बिल्कुल पकड़ के एकदम रखा हुआ है, और वो इस चीज़ से परेशान है कि मैं अपना वेट कैसे लूज़ करूं। तो ये चीज़ सच में हैरान कर देने वाली है कि आज वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कार्डियो पे और डाइट बिल्कुल ले नहीं रहे, बॉडी मसल्स को नहीं छोड़ रही यार। मतलब आज के टाइम पे लोग मर रहे हैं इतना वजन, 106 किलो पे, और मसल्स होना काफ़ी बड़ी बात है अपने आप में। लोग स्टेरॉइड्स लेके एकदम ज़्यादा इतनी डाइट लेकर के भी नहीं जा पा रहे उस वज़न तक, और डेनिस तो वज़न ही नहीं कम कर पा रहे हैं। ये डेफिनेटली एक परफेक्ट एग्जांपल है सुप्रीम जेनेटिक्स का, क्योंकि यार सभी लोग अपनी मसल्स लूज़ कर चुके हैं। केविन लेब्रोनी, जे कटलर, फ्लेक्स व्हीलर, कोई भी जेनेटिक फ्रीक रहा हो, पॉल डिलेट, आज बिल्कुल सूख गए हैं ये लोग। पर डेनिस जेम्स तो डेनिस जेम्स है। तो यही था दोस्तों सब कुछ इनके बारे में, और जितनी मुझे सब चीज़ें इनके बारे में मालूम चली मैंने आपको बताया। बाकी आप बताओ, आप क्या सोचते हो डेनिस जेम्स के बारे में? आप इनको एज अ पर्सन कैसे समझते हो? एज अ बॉडी बिल्डर आप इनको किस तरह देखते हो? और यही था आज की इस वीडियो में। बाकी हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।